स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का एपिसोड नंबर 4 करवाने वाला हूं, जिसमें अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना मैसेज आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, आप ये सर्च कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे और आप ज्वाइन हो पाओगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे जाके सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ग्रिफिथ टेलर निम्नलिखित में से किस विचारधारा से या अवधारणा से संबंधित हैं? ग्रिफिथ टेलर महोदय किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रिफिथ टेलर जो महोदय हैं वो नवनिश्चयवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रवास के लिए एक प्रतिकर्ष कारक है? प्रतिकर्ष कारक यानी कि ऐसा जो कि एक बुरा कारक हो, ठीक है, जो हमें अट्रैक्ट ना करता हो। नौकरी के अवसर अच्छा कारक होते हैं, शांति और स्थिरता अच्छे कारक होते हैं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन अच्छा कारक नहीं होता, सुखद जलवायु अच्छा कारक होती है। तो यहाँ पे प्रतिकर्ष की बात हो रही है, यानी कि जो अच्छा ना हो, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। भारत में निम्न जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है इनमें से? ठीक है, जहां कम जनसंख्या हो। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों, ए और बी, अरुणाचल और उत्तराखंड दोनों। तो यस, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये दोनों ही कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ये इलाके जो हैं, ये जो शहर हैं, ये नगर जो हैं, ये किसके उदाहरण हैं? बंदरगाह शहरों के, गैरिसन शहरों के, नगरों के, सैटेलाइट नगर या परिवहन या पर्यटन नगर? तो ये जो शहर हैं ये सैटेलाइट नगर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में प्रमुख फसल कहा जाता है? यानी कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल, सबसे बड़ी फसल? गेहूं, चावल, जौ या मक्का? तो इसके अंदर जो हमारा सही आंसर है वो गेहूं हो जाएगा, क्योंकि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जिसमें खेतों का आकार भी बड़ा होगा और इसके अंदर जो है गेहूं मुख्य रूप से इसमें जो फसल होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सामूहिक खेती डैश के विचार पर आधारित है? सामूहिक खेती, ठीक है, सामूहिक रूप से जो खेती की जाती है, ना कि अपनी निजी पर्सनल। ठीक है, तो सामूहिक खेती क्या पूंजीवाद पर आधारित है, या उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, या निजी खपत, या ये सभी? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसमें ये हमें बताया जा रहा है कि जो उत्पादन के साधन है, जैसे कि जो खेती से जो उत्पादन हो रहा है, तो ये भी एक साधन है उत्पादन का। तो ऐसे में इस पर स्वामित्व यानी कि जो मालिकाना हक है वो समाज का हो। तो सामूहिक खेती का यही मतलब होता है, ये इसी विचार पे चलती है कि जो जितनी भी खेती होती है उस पे पूरे समाज का स्वामित्व होता है, तो जब भी इसको हम सामूहिक खेती भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आप कमेंट में जरूर बता दिया करें कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती है, ठीक है, जिससे हमें भी अच्छा फील हो। आप फीडबैक देते रहना, ठीक है, हमें कमेंट में आप बता दिया करो। क्षेत्रीय विश्लेषण, ठीक है, क्षेत्रीय विश्लेषण के दृष्टिकोण किस काल में सामने आए? यानी कि जो क्षेत्रीय विश्लेषण वाला जो है ये कब से जो है मतलब कौन से टाइम में मतलब ये होने लगा? प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में, यानी कि जो औपनिवेशिक काल की जब शुरुआत हुई तब, या उत्तर औपनिवेशिक काल में, ठीक है, या फिर 1970 में, या फिर 1990 के दशक में? तो इस ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको बता सकते हो काफी अच्छे से कि क्षेत्रीय विश्लेषण, क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, इसको ध्यान से समझना है। ग्रामीण क्षेत्र शहरी बस्तियों के लिए कच्चे माल और भोजन का मुख्य स्रोत है। भाई सही बात है, कच्चा माल तो गांव से ही आएगा, खेतों से ही आएगा,
भोजन भी हमें किसान ही देते हैं, किसानों से ही हमारा सब कुछ है, तो वो सब कुछ गांव से ही आएगा। तो सही भाई, पहला कथन जो सही है। दूसरा कथन, ग्रामीण बस्तियों के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधियों में यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप में होते हैं। सही बात है। जैसे कि कृषि करना, बिल्कुल सही है। मछली पकड़ना, ये भी सही है। खनन, बिल्कुल सही है। सारे प्राथमिक चीजें होती हैं ये। तो ये तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं, तो हमें पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने पेपर में भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पेपर में भी कथन और ये वाले प्रश्न आने वाले हैं, तो इसको आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। राष्ट्रों, राज्यों और समुदायों और क्षेत्रों के बीच तनाव और विवाद है पानी को लेकर। यानी कि पानी को लेकर बहुत झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं, देशों के बीच भी, राज्यों के बीच भी, समुदाय तक भी, और इलाके इलाके में भी लोग लड़ते हैं पानी को लेकर। बिल्कुल सही बात है भाई। पानी की बढ़ती कमी, ये भी सही बात है। और इस संसाधन पर नियंत्रण रखने की इच्छा देशों के बीच विवादों के लिए जिम्मेदार है। कई देश चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो पानी के ऊपर, और इसकी तो कमी होती जा रही है। और हर कोई चाहता है कि ये जो संसाधन है पानी का, इस पे मेरा कंट्रोल हो, इस पे मेरा कंट्रोल हो। तो देश आपस में लड़ते हैं, विवाद करते हैं। तो दोनों ही बातें सही लिखी हुई हैं इसमें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके अंदर दोनों कथन सही हैं। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इस तरीके से यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी ही हम और भी एपिसोड लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।